हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम इंडियन नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके हम पीवाईक्यू कर रहे हैं। ये हमारी सेकंड क्लास है यानी भाग 2 है। तो इसमें हम दिसंबर 2019 का पेपर डिटेल में सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यू करने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। एक तो ये कि हमें यह पता चल जाता है कि किस यूनिट से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस से नहीं। और कई बार एग्जामिनर जो पीवाईक्यू हैं वो रिपीट करता है, जिससे हमें ये फ्री के नंबर हमें मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इससे पहले मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, तो आज हम करेंगे 16 से स्टार्ट। तो 16 क्वेश्चन देखते हैं। ये स्थापना और तर्क के क्वेश्चन दिए गए हैं। काव्य का स्वर स्वर अलंकार है। तर्क क्योंकि केवल अलंकारों से ही कविता कामिनी का आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है। विकल्प देखते हैं। ए गलत और आर सही, बी ए सही और आर सही, सी ए गलत और आर गलत और डी ए सही और आर गलत। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, ए गलत और आर गलत। आइए स्थापना देखते हैं। काव्य का स्वर स्वर अलंकार है, यानी काव्य का सब कुछ अलंकार ही है, ये गलत है। और क्योंकि अलंकारों से ही कविता जो हम करते हैं उसका आंतरिक और बाह्य सौंदर्य निखरता है, ये भी गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद है। तर्क क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। विकल्प देखते हैं। ए सही और आर गलत, बी ए सही और आर सही, सी ए गलत और आर गलत और डी ए गलत और आर सही। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन होगा 17 का वो होगा बी, ए सही और आर गलत। स्थापना देखते हैं। भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद है। जब भारतेंदु युग स्टार्ट होता है तो उससे पहले रीतिकाल होता है, तो दोनों में मध्यकालीन और आधुनिकता में द्वंद होता है। तो ये हमारी स्थापना सही है, क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। संक्रमण क्या होता है? किसी भी दो परिस्थितियों में टकराहट हो रही थी, उसे संक्रमण कहा जाता है। क्योंकि अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर था और हम उनसे आज़ादी चाहते थे, तो इस तरह भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना क्या कह रही है? जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे ही नाटक में रस की। तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। तो विकल्प दिए गए हैं। ए सही आर सही, बी ए गलत आर सही, सी ए गलत आर गलत, डी ए सही और आर गलत। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 18 का वो होगा ए सही और आर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां। आधुनिकता एक अनवर्त और अंतहीन प्रक्रिया है। तर्क क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशोधन सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। विकल्प देखते हैं। ए गलत आर गलत, बी ए सही आर सही, सी ए गलत आर सही और डी ए सही और आर गलत। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ए सही और आर सही। आधुनिकता एक अनवर्त और अंतहीन प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, जो मॉडर्नाइजेशन है वो एक अनवर्त यानी कभी न रुकने वाली और अंतहीन प्रक्रिया जिसका कोई अंत न हो, तो ये राइट है। उसके बाद तर्क क्या कह रहा है? क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन नए संशोधित सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो कोई भी जब परिवर्तन होता है तो वो नए संशोधित सिद्धांतों और संभावनाओं को जन्म देता है। तो इसके अनुसार हमारा राइट ऑप्शन है बी। आगे देखते हैं। जो हमारा
20वां क्वेश्चन है, स्थापना दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। तर्क इसमें दिया गया क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। विकल्प देखते हैं, ए गलत आर सही, बी ए सही आर सही, सी ए गलत आर गलत और डी ए सही आर गलत। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए गलत आर सही। दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्त मनुष्य गांधी का हरिजन ही है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः जो बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 21वां, अफ्रीका में रंग भेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो पहला गिरमिटिया, बी जुगलबंदी, सी परिशिष्ट और डी तीसरी सत्ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पहला गिरमिटिया और ये गिरिराज किशोर के सारे उपन्यास दिए गए हैं। तो आइए इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो जो पहला गिरमिटिया है ये 98 और कहीं पे 99 इसका दिया हुआ होता है और जुगलबंदी है 73 का और जो परिशिष्ट है ये है 84 का और जो तीसरी सत्ता है ये है 82 का। ये भी हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 22वां, उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, यानी जो उत्तरकांड हमारे सिलेबस में लगा हुआ है उसमें जो कलयुग प्रसंग दिया गया उसमें तुलसीदास जी ने क्या कहा है? पहला है आचारहीन वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। सेकंड है माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की रक्षा देंगे। तीसरा है पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति को के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। और फोर्थ है कलयुग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे। इसके जो विकल्प हैं वो देखते हैं, ए 1 और 3, बी 2 और 3 और सी पहला और चौथा और डी है दूसरा और चौथा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा 22 का वो होगा ए पहला और तीसरा। आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे किसमें? कलयुग में। और पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां, अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया? ए मैथ्यू और नाल्ड, बी क्रोचे, सी लोंजाइनस और डी एलियट। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी क्रोचे। और क्रोचे कहाँ के थे ये भी हमें पता होना चाहिए, इटली के। और इनका जो जन्म वर्ष है वो भी हमें पता होना चाहिए, तो 1866। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम? ए हानुष, माधवी, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, बी माधवी, हानुष, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, सी रंग दे बसंती चोला, आलमगीर, हानुष और माधवी, डी आलमगीर, रंग दे बसंती चोला, माधवी और हानुष। तो इसका हमें कालक्रम बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ए भीष्म साहनी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारा राइट ऑप्शन है ए। आइए जो हानुष है इस जो ये भीष्म साहनी के उपन्यास हैं इनका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। तो हानुष का है 77 और माधवी का है 85 और रंग दे बसंती चोला 98 और आलमगीर 99। तो फ्रेंड्स आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और भीष्म साहनी के सभी नाटकों और उनके विषय को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां हमारा, निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित उपन्यास? ए धरती दन्ना अपना, दूसरा ठीकरे की मंगनी, तीसरा कठगुलाब और चौथा यथा प्रस्तावित। इसके विकल्प देखते हैं, ए 1 और 2, बी 1 और 4, सी 3 और 4 और डी 2 और 4। तो इसमें जो हमारा 25 है उसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी पहला और चौथा। धरती धन्ना अपना ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है और यथा प्रस्तावित ये गिरिराज का
उपन्यास है, और ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा और कठगुलाब मृदुला गर्ग। तो धरती धन है अपना, इसका हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं तो इसका है 72, और जो यथा प्रस्तावित है गिरिराज किशोर का, इसका है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 26वां हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी अरबी, बी फारसी, सी अरबी और डी तुर्की। तो जो हमारा सिफारिश शब्द है ये अरबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहाँ चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? ए रियासत का दीवान, दूसरा है पंच परमेश्वर, तीसरा शतरंज के खिलाड़ी और चौथा है बड़े भाई साहब। इसके विकल्प हम देखते हैं। इसके विकल्प दिए गए हैं, पहला और चौथा, बी दूसरा और तीसरा, और सी पहला और तीसरा, और डी दूसरा और चौथा। तो इसका जो हमारा 27वां है उसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। 28वां देखते हैं, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? ए मनोविश्लेषणवाद, बी उत्तर आधुनिकतावाद, सी मार्क्सवाद और डी अस्तित्ववाद। तो फ्रेंड से जो नीत्शे है इनका संबंध है अस्तित्ववाद से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित उपन्यासों के संबंध में पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ईजी होते हैं। ए तमस, बी राग दरबारी, सी महाभोज और डी झूठा सच। सुकुल बाबू दूसरी साइड दिए गए हैं, सुकुल बाबू, शेखर, रिचर्ड, रंगनाथ और तारा। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा 29 का वो होगा हमारा सी, तीसरा, चौथा, पहला और पांचवा। तो जो हमारा ए है तीसरा तमस रिचर्ड्स, और बी हमारा क्या है चौथा, बी रंगनाथ राग दरबारी रंगनाथ, और सी है पहला महाभोज शुक्ल बीवी, और झूठा सच हमारा है तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? ए रसात्मक बोध के विविध रूप, बी सौंदर्य बोध और शिवता बोध, सी साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, और डी काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। तो फ्रेंड्स जो हमारा 30 क्वेश्चन है उसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी सौंदर्य बोध और शिव तव का बोध। ये रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये किसका है, तो ये है अज्ञे का। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें 30 तक क्वेश्चन किए। हम अगले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इन वीडियोस का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।